हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बी अ जीनियस में। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज की क्लास में हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हैं। आप लोगों ने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है, लेकिन हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को ही क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों उसी के बारे में इतना पढ़ते हैं, उसके एडवांटेजेस देखते हैं। क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, वही आप लोग क्या करेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स वही 7 रहने वाली हैं, जिनको डिराइव्ड यूनिट में आपको यूज़ करना है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, advantages of SI unit. SI means International System of Unit. What are the advantages of the International System of Unit? SI unit is a coherent. SI International System of Unit is a coherent. Coherent means क्या होता है कि first point is coherent, कि हमारी SI unit कैसी होती है, is coherent. What do you mean by this word coherent? आप क्या कहेंगे कि coherent क्या है? कोहेरेंट मीन्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स कोहेरेंट का मीनिंग है कि ये सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट पर बेस्ड है। मतलब इसमें हम लोग कोई भी अनदर यूनिट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल यूनिट पर बेस्ड है, इसलिए इसको कहते हैं कोहेरेंट। एक सेट ऑफ यूनिट पर बेस्ड है। सेकंड, आप लोगों की जो एसआई यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए। एसआई यूनिट रेशनल सिस्टम होता है। एसआई यूनिट इज अ रेशनल सिस्टम। What do you mean by this rational system? क्या होता है ये रेशनल सिस्टम? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसको बोलते हैं जिसमें आप लोग सभी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी है और सभी एनर्जीज के लिए आप लोग यूज करते हैं जूल। तो मीन्स कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिकल, कोई भी एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, तो उस सब की यूनिट आप लोग क्या यूज करेंगे, जूल यूज करेंगे। तो इसलिए उसको कहते हैं रेशनल यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर हम एमकेएस यूनिट की बात करते हैं तो एमकेएस यूनिट में सब यूनिट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों को हीट एनर्जी के लिए यूनिट का पढ़ना है, हीट एनर्जी की जो यूनिट्स है वो आप लोगों के पास क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, अनदर आप लोगों को पढ़ना है एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मैकेनिकल एनर्जी के केस में आप लोगों के पास हो जाएगी जूल। तो इसका मतलब एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपकी जो यूनिट है एनर्जी की, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके लिए आप लोगों की यूनिट्स जो है वो डिफर करती हैं। बट एसआई यूनिट इट इज रेशनल, मतलब एवरी काइंड ऑफ एनर्जी द यूनिट इज जूल। हमने पढ़ी है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट है उसको आप लोग सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऑल फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एमकेएस है उसको ओनली मैकेनिक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं और कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैकेनिक्स में एप्लीकेबल होती है। और जो एसआई यूनिट है ये सभी फिजिक्स में यूज होंगी। आप मैकेनिक्स पढ़ें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, क्वांटम पढ़ें, क्लासिकल पढ़ें, कोई भी फिजिक्स पढ़ें, सब में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अप्लाई होगा। और उसके बाद हमारे पास आती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मेंटेन करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन these SI units। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इन SI यूनिट को मेंटेन रखने की, वो किसको मिली है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को मिली है। लेबोरेटरी को मिली है जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। आप लोग अब क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब जो हमारे पास एसआई यूनिट है, सपोज हम लेंथ की यूनिट को मेजर बोलते हैं, मास के यूनिट को किलोग्राम बोलते हैं, और टाइम के यूनिट के लिए जो सेकंड यूज करते हैं, ये बहुत फर्दर इन पर बहुत स्टडी होके ये सेटल हुई हैं ये वैल्यूज। तो जो ये वैल्यूज सेटल हुई हैं, इन वैल्यू को मेंटेन रखने की जो जिस लेबोरेटरी के पास है वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली में है, उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी का शुगर लेवल देखना है तो जो शुगर लेवल है, फास्टिंग का शुगर लेवल 90 होता है, मतलब एक रेंज सेटल कर दी है। ये भी आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर ऑब्जर्वेशन सेट कर दिया गया है कि उसकी लिमिट है कि वो 90 होनी चाहिए और जो पीपी है वो 110 होनी चाहिए, एक रेंज सेटल करती है।
ठीक है, अगर इतना होगा तो नॉर्मल है, अदरवाइज आप लोगों को पता है ये लेंथ होता है, कुछ मास होता है और कुछ आप लोगों ने टाइम पढ़ा, लेकिन अब हम इसको मेज़र कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ लेंथ के बारे में कि आपको लेंथ कैसे मेज़र करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका न्यू टॉपिक है, ये तो सब आपका बेस था एसआई यूनिट पर। नाउ अब आपको मेज़र करना है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ को मेजर करना आपको कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके भी दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें क्या है, सपोज आपको कोई डायरेक्ट मेथड तब यूज होती है जब हमें शॉर्ट स्केल पर कोई भी टर्म मेजर करनी होती है, तब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मीटर स्केल का यूज करते हैं, मीटर स्केल का यूज करेंगे तो वो कितनी लेंथ को मेजर करता है, वो 10 की पावर -3 मीटर से लेकर 10 की पावर 2 मीटर तक को वो मेजर करता है। मतलब आपके पास सपोज कर लेते हैं एक स्केल है, उस स्केल में नंबरिंग है, तो आपके पास 10 की पावर -3 दैट मीन्स 1/10 की पावर 3, जिसको आप क्या कह सकते हो 1/1000। 1/1000 रिप्रेजेंट 0.001, मतलब इसको हम स्केल पर देखकर इजीली मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम मीटर स्केल यूज करेंगे। लेकिन अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप लोग वर्नियर कैलिपर, एक डिवाइस वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है, एक अपरेटस है जो आप लोगों की लेबोरेटरीज में होता है। स्कूल में भी 11th-12th क्लास में आप लोग लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी करते हैं। उस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से भी आप एक शॉर्ट रेंज को, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। किसको मेजर कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, वर्नियर कैलिपर का। और उसकी रेंज क्या है, मतलब अगर आपको अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर मेजर करना है तब वर्नियर कैलिपर यूजफुल है। लेकिन अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस आ जाए तो वर्नियर कैलिपर भी फेल हो जाता है, तो वर्नियर कैलिपर भी यूज नहीं होगा। तो उस टाइम पर एक और डिवाइस है, एक और अपरेटस है जिसको बोलते हैं स्क्रू गोज। तो ये स्क्रू गोज यूज किया जाता है उससे शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मतलब इसकी लिमिट है अप टू 10⁻⁻⁵ मीटर, मतलब इतने डिस्टेंस को मेजर करना है, शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब स्केल देखेंगे उससे वैल्यू निकाल लेंगे। वर्नियर कैलिपर में रीडिंग पढ़ना आपको एक्सपेरिमेंट में आपके स्कूल में टीचर्स बताएंगे, तो उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से शॉर्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्क्रू गोज की हेल्प से और भी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाए, आपसे कोई पूछे कि अर्थ और मून के बीच में डिफरेंस निकालिए, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये बहुत बिग डिस्टेंस है, तो आप इस बिग डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ये पैरेलैक्स मेथड है क्या चीज, किसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फॉर लार्ज डिस्टेंस, ओनली लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और वो लार्ज डिस्टेंस भी कितना होगा, कितना लार्ज डिस्टेंस, तो ये 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। अब इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले कि ये पैरेलैक्स मेथड है क्या, आप इसको कैसे डील करते हैं, कैसे लार्ज डिस्टेंस को निकालते हैं, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होती है, इससे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट ईयर क्या होता है। कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो वहाँ पर कुछ यूनिट्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं उस यूनिट्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूँगी। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन द टॉपिक पैरेलैक्स मेथड। For large distance we use parallax method and for short distance we use वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, स्क्रू गोज एक्सेट्रा। अब सब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको आप अपने प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स, अब ये प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है, तो सबसे पहली जो यूनिट है जो आप लार्ज डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, किस लिए काम आती है, तो ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर ऑफ द सन के बीच में एंड द अर्थ के बीच में। आपके पास एक सन है और अर्थ है, उन दोनों के बीच में, मतलब सेंटर से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके लिए ये यूनिट यूज की जाती है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर।
और इसको आप शॉर्ट करके लिखना चाहें या जब हमारे पास एक डिजिट 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाले डिजिट को अप्रोक्स कह सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 10⁻11 दैट इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तब आप एक यूनिट यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद सेकेंड वन जो होती है आपके पास वो होती है लाइट ईयर। तो ये 1 लाइट ईयर LIGHT लाइट ईयर, ये लाइट ईयर क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं? जो 1 लाइट ईयर होता है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, जो लाइट वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में उसको बोलते हैं लाइट ईयर। मतलब लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक साल में 1 ईयर में तो उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका कैलकुलेशन के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताती हूँ कि कैसे आया। वैसे इसकी वैल्यू आप लोग लर्न रखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाइट ईयर। लेकिन ये लाइट ईयर की वैल्यू आई कैसे? मतलब आपको लाइट ईयर एक डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? विच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू time, and we know that speed of the light in vacuum is 3 into 10⁸ meter and time। अब 1 ईयर टाइम है आपके पास 1 ईयर, आपको इस 1 ईयर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। मतलब 1 ईयर में सबसे पहले कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब ये 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में 24, तो 365 इंटू 24। अब 24 आवर्स को किस में चेंज करोगे? मिनट्स में, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई, एंड अगेन अगर सेकंड में चेंज करना है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई। अब आफ्टर जब इस सब टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक रिजल्ट आता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए जो आप लोगों के पास स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होती है और एक सेकंड ही कैंसिल आउट होकर आपके पास जो यूनिट बचती है वो मीटर में बचती है और उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू दिस, ये शायद आपको नीचे यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रिपीट करती हूँ कि जो मुझे 1 लाइट ईयर निकालना है उसकी वैल्यू, उस डिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? स्पीड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई 365 डेज, मल्टीप्लाई 24 आवर, मल्टीप्लाई 60 मिनट एंड मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट वी सॉल्व 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लर्न रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। तो ये मीटर की टर्म है, आपको लर्न रखना है ये 1 लाइट ईयर के बारे में। उसके बाद थर्ड वन जो है वो आप लोगों का है नाउ, थर्ड वन इज 1 पार्सेक। ये 1 पार्सेक क्या है? ये वो रेडियस है पार्ट ऑफ द सर्कल का, वो रेडियस है जिसको आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको बताती हूँ, एंगल एंड द आर्क लेंथ की टर्म में, जिसको आपको मेजर करना है r इज इक्वल्स टू L/θ, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं और एक सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं O, और एक पार्ट ले लेते हैं उसका, पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस सबको हमें डील नहीं करना है, हमें सिर्फ डील करना है इससे कि वो 1 पार्सेक क्या है, कि वो रेडियस कितना ले रही है। व्हेन थीटा इज द एंगल एंड आर्क लेंथ इज L, देन थीटा इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू L/θ। जो ये L है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, और जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपकी वैल्यू है थीटा वो एक सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो ये सेकंड है, अब इस पूरे को कन्वर्ट करना है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भी आपने पढ़ी ना ऊपर, क्या थी? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब नीचे आपके पास है सेकंड। अब जो सेकंड है इसको मतलब आपके पास इसकी वैल्यू क्या है? 1 पार्सेक की जो वैल्यू है जिसको आप सेकंड में कहते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ये 1 सेकंड क्या होता है? 1 सेकंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। मतलब हमें तो एंगल जो पता होना चाहिए वो रेडियन में पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री में भी होगा तब भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1 सेकंड, 1 सेकंड को रिप्रेजेंट भी करा जा सकता है, इसको ऐसे लगाते हैं, ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस पे एक लाइन लगी है तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम लोग इस तरीके से 0 लगा देते हैं तो वो डिग्री को शो करता है। अब मुझे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? सबसे पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। फिर मैं इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट करूंगी? डिग्री से किस में कन्वर्ट करोगे आप?
डिग्री से हमें इसको कन्वर्ट करना है फिर से रेडियन में। तो 1 सेकेंड, सबसे पहले 1 सेकेंड जो होता है वो होता है 1/60 मिनट। पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब इस 1 सेकेंड को मिनट से कहाँ पर कंसीडर करना है, 1/60 मल्टीप्लाई 60 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होती है। तो इसलिए हम लोग फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब जो डिग्री है, डिग्री का कन्वर्जन क्या होता है, हमें पता है 1 डिग्री जो होती है वो होती है π/180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है अगर हम 2 पाई लेते हैं तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। आप लोगों को पता है पूरे सर्कल में 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं हम, किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, डिग्री की। डिग्री कहाँ पर है, लोअर पार्ट में, तो लोअर पार्ट में पुट करेंगे तो वो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय द 180। सॉरी, ये डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्योंकि आपने इसको किस में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। क्लियर अप टू दिस पॉइंट। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस 1 सेकेंड की जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 पार्सेक की। ऑल ओवर द कैलकुलेशन 1 पार्सेक की वैल्यू आएगी, जिसको आप क्या कह सकते हो, ये तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू थी। 1 सेकेंड की यूनिट की वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट करेंगे, 1/60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई π/180। अब इस जब पूरे इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, जिसको आप 3.1 भी कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेट वो इक्वल है क्योंकि 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, बिकॉज 8 इज मोर देन 5, देन वी one more in the previous digit, this is equals to 3.1. This is a mathematical rule. In mathematics, when we have to short the term, then we can write like this, 3.1 into 10⁻16 meter, which is equals to 1 parsec. 1 parsec equals to 3.1 into 10⁻16 meter. This is all about the practical units which you are using for calculate the largest distance, which you are using the greatest distance. और नाउ अब बेस्ड ऑन द लाइट ईयर इन द पार्सेक, कि एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए कि 1 पार्सेक में कितने मीटर होते हैं एंड 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। अगर ये लर्न है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी, आपको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी light years in 1 parsec। एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू, अभी आप लोगों ने नीचे ही पढ़ा था, क्या था, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। एंड आपको पता है 1 लाइट ईयर भी किसके इक्वल होता है, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख भी सकते हैं, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। नाउ 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के इक्वल होता है, दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आपके पास 1 पार्सेक भी मीटर में प्रेजेंट है, 1 लाइट ईयर भी मीटर में प्रेजेंट है, तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं। आप लोगों को क्या, हाउ मेनी लाइट ईयर्स इन 1 पार्सेक, 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो पार्सेक को ऊपर रखते हैं, पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर is equals to 3.1 into 10⁻16 मीटर डिवाइडेड बाय 9.46 into 10⁻15 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 पार्सेक is equals to 3.1 into 10⁻16 अपॉन 9.46 into 10⁻15 लाइट ईयर। ये आपके पास क्या आ गया, एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप नाउ नेक्स्ट वन इज, अब जो ये आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया, मतलब लार्ज डिस्टेंस को मेजर किया, लार्ज लेंथ को मेजर किया, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था कि हमें अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें क्या यूज करना है, पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं पैरेलैक्स मेथड, तो एक जस्ट नेमिंग है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को यूज किया जाता है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और लार्ज डिस्टेंस भी किस टाइप के लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको अर्थ से किसी
स्टार की डिस्टेंस मेजर करना है कि अर्थ और स्टार में कितना डिस्टेंस, अगर आपको उसको मेजर करना है तो भी आप किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन अर्थ एंड द स्टार। कोई स्टार ले लीजिए या अनदर कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, आप उसको डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तब आप किसका यूज करेंगे, पैरेलैक्स मेथड का। तो लास्ट डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड। इसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड, और पैरेलैक्स मेथड की एक लिमिटेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ 100 लाइट ईयर तक के ही डिस्टेंस को मेजर करती है, इससे ज़्यादा के डिस्टेंस को मेजर नहीं करती। अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना है तो उस केस में आप लोगों को अनदर मेथड यूज करना होगा, पैरेलैक्स मेथड से नहीं होगा वो। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपके पास ले लेती हूँ, जैसे सपोज मैं ले लेती हूँ मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक बार अपनी राइट आई पे अपने हाथ से राइट आई को कवर कर लीजिए और अपनी लेफ्ट साइड से उसको देखिए। उस मतलब पेन यहाँ पर मैंने एक पेन लिया है, आपको यहाँ पर किसी प्लैनेट को कंसिडर कीजिए, किसी स्टार को कंसिडर कीजिए। जब मैं उसको अपनी लेफ्ट पार्ट से देखती हूँ तो वो मुझे कुछ और ऑब्जर्व होता है, और जब मैं अपने राइट पार्ट से देखती हूँ तो वो मुझे राइट साइड से कुछ और ऑब्जर्व होता है। मतलब मेरे सामने एक टारगेट है जिसको मैंने एक बार लेफ्ट आई कवर करके देखा, एक बार राइट आई कवर करके देखा, तो मुझे इसके बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दिया वो अप्रोक्सीमेट सेम दिखाई दिया। तो मैं अभी यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि मेरे पास एक अर्थ है, अर्थ को मैंने एक बार इस कॉर्नर से देखा और एक बार इस कॉर्नर से। जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ किसी भी प्लैनेट को, मून को ऑब्जर्व करती हूँ, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे इसके सेंटर से वो सेम दिख रहा है। इसको लेट कर लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो डी है। और अगर मैं ये देखती हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर करती हूँ, इसको बी कंसीडर करती हूँ, ये जो मेरा ए बी डिस्टेंस है जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस। बेसिस बोला जाता है, लेकिन बेसिकली ये है तो आपका डायमीटर है। यू ऑल नो अबाउट द डायमीटर। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, जिसको आप डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर गिवन है तो दैट इज ओके, अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मैं इससे देखती हूँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर से यहाँ पर देखती हूँ तो ये एक एंगल सब्टेन करता है। इस एंगल को मैं कह सकती हूँ थीटा। अब आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इस कंसीडर करती हूँ तो ये डिस्टेंस जो है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस देखेंगे कैसे, कोई हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिससे आप इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक नेम है जो पैरालैक्स डिफाइन क्या करता है, ये पैरालैक्स सिर्फ एक नेम है जो इस मेथड को डिस्क्राइब करता है। कैसे कि मुझे अपने टू डिफरेंट पोजीशन से जब किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है तो जो डिस्टेंस बना रहा है वो किसी एक एंगल पर क्या वो सेम बना रहा है और डिफरेंट बना रहा है। अगर सेम बना रहा है तो उस डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी एक टर्म पढ़ चुके हैं, r = L/थीटा। अब ये थीटा क्या है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज थीटा, एंड L इज द आर्क लेंथ। यहाँ पर आर्क लेंथ जो है वो किसका काम कर रही है, AB का। AB इज द आर्क लेंथ एंड थीटा, जो भी वैल्यू गिवन है तो पुट कीजिए, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो थीटा कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी। पहले मैं इस पर बेस्ड आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज कि एक पैरालैक्स है, पैरालैक्स ऑफ द हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मतलब कोई भी हैवी बॉडी ले लिया, उसको आपको 2 पॉइंट से मेजर करना है। मतलब कोई एक हैवी बॉडी है उसको आपको 2 पॉइंट से मेजर करना है। तो उस टाइम पर मान लीजिए उस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज 2 मिनट। ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज 2 मिनट। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कन्वर्ट बाद में करना है वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कन्वर्ट करना है। और आपके लिए रेडियस जो है वो आपको पता ही है, अगर गिवन नहीं है तो वो आपको पता ही होता है कि रेडियस जो है वो है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन two huge bodies from Earth to the another planet that I say that is moon. Like that, this is moon, and if radius is 6400 then diameter is equals to 2 multiply 6400 kilometer. Now you have to convert, firstly you have to convert minute into the second and kilometer into the meter. After that you can calculate this distance, जिसको आप लोगों को आप यहाँ पर इस डिस्टेंस को किससे नोट कर रहे हैं, कैपिटल डी से, तो इसलिए कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला व्हिच यू यूज इन द मैथमेटिक्स आल्सो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डायमीटर, मतलब सॉरी डी नॉट डिनोट्स द डायमीटर, डायमीटर इज दिस लाइन AB दैट इज नोन एज बेसिस इन द पैरालैक्स मेथड।
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी. डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा. नाउ ए बी इज 2 मल्टीप्लाई 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय थीटा. थीटा की वैल्यू क्या है? 2 मिनट्स. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, डिवाइड करेंगे 60 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब पहले बताइए क्या जो यहाँ पर थीटा है वो मिनट में गिवन है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. सेकंड में कन्वर्ट करने से भी क्या होगा, क्योंकि मुझे तो निकालना डिस्टेंस है, मतलब मुझे तो सेकंड भी नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बता के हटी हूँ कि आप लोगों के पास जो 1 डिग्री होता है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन. यू ऑल नो अबाउट दैट. और आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, जिसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो. अब आपको कन्वर्ट करना है इस मिनट को, पहले डिग्री तक कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो मैं यहाँ पर करती हूँ इसको. देखिए d इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा, where AB is 2 multiply 6400 into 1000 मीटर डिवाइडेड बाय थीटा. थीटा पर है 2 मिनट्स. 2 मिनट्स को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में. 60 से डिवाइड करेंगे, फिर से सेकंड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 से करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो गया. और अगर आपको क्या करना है रेडियन में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से. ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया. मतलब आपको पता है कि आपका 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है. आपको 1 मिनट निकालना है, तो वो क्या होगा? 1 डिग्री अपॉन 60. तो ये मैंने भी ये किया 2 मिनट्स के लिए 2 अपॉन 60. यहाँ से 2 मिनट्स के लिए आप लोगों ने क्या निकाल दिया? 2/60. आपका ये किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में. अगर जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में. तो क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों फैक्टर्स को ऊपर ले जाइए एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आफ्टर कैलकुलेशन? 2.2 into 10 raised to the power 2.2 into 10 raised to the power 10 meter, which is the distance which is the largest distance 2 raised to the power 10 meter, which you calculate with the help of the parallax method. अगर आप लोगों को ये पैरालेक्स मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को दूर करूंगी. अगर आपको डियर जीनियस की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जल्दी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.